तो एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आएंगे। जैसे आपके स्कूल वाले एमसीक्यूज डाल रहे हैं तो कहीं से भी कुछ भी उठा लेते हैं, जैसे नीट के इजी क्वेश्चन उठा लिए उन्होंने, या जेई के इजी तुम्हारे लिए डिफिकल्ट और रैंडम उठा लिए। सीबीएसई ऐसा नहीं करता, सीबीएसई बहुत इजी क्वेश्चन क्योंकि खुद बनाता है पेपर। स्कूल वाले टीचर जो है पेपर नहीं बनाते, ये क्या करते हैं, जो इजी इजी क्वेश्चन हैं वो छांटते हैं, उन्हें लगा इजी तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं। और सबसे बढ़िया एडवांटेज क्या है, इमेजिन करो तुम पेपर लिख रहे हो, अपना बोर्ड का फाइनल पेपर लिख रहे हो, आखिरी सेक्शन सेक्शन ई कितने नंबर का, 15 नंबर का, 3 क्वेश्चन। तुमने कभी पेपर अटेम्प्ट करते हुए नोटिस किया कि आपको 15 मार्क्स लेने में कितना टाइम लग रहा है? 10 मिनट 3 क्वेश्चन करने में। दीदी तू फिर 15 में से 15 नहीं ला रही। 5 नंबर का एक क्वेश्चन करने में कम से कम 4 से 5 मिनट से ज्यादा जाते हैं। उसको भी देखो तो कम से कम 15 मिनट तो हैं। फिर अगर उसमें डायग्राम आ गया, कुछ आ गया, कुछ आ गया, तो मोटे मोटे तौर पे जो सेक्शन ई है मेरे हिसाब से वो 20 से 25 मिनट लेता है, जो मैंने डिवीजन बनाया हुआ है। अच्छा ये भी मैं बताऊंगा आखिरी वाली क्लास में कि कितना टाइम किस सेक्शन में डिवोट करना है। लेकिन मैं मानता हूं कि एमसीक्यू करने में ज्यादा से ज्यादा 18 क्वेश्चन करने में तुम्हें 15 मिनट लगते हैं, क्योंकि कुछ को एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो टिक करते हैं कि साहब वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ के किस प्रोपोर्शनलिटी पे वैलिड करता है, इनवर्स स्क्वायर पे, इनवर्स पे, डायरेक्टली, क्यूब पे, तुम्हें पता है इट इज अ रेले। बोलो यार, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, हो गया सॉल्व। इसलिए एमसीक्यू करना बड़ा आसान बनता है। 15 क्वेश्चन एमसीक्यूज के आने, 3 असर्शन रीजन के आने। असर्शन रीजन के 200 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए निकालने हैं, जिसको मैं लाइव क्लास में पढ़ाऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चंस वो लाइव पढ़ाऊंगा। जिस दिन आपके प्रैक्टिकल्स खत्म हो जाएंगे, मेरे ख्याल से 7-8 तारीख तक सब प्रैक्टिकल से फ्री हो जाओगे, उस तब तक मैं अपना एमसीक्यू सीरीज खत्म कर चुका हूँगा। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल। वो भाई बताएगा कैसे करना है, लेकिन अभी के लिए बस इतना सा है कि जो भी वन शॉट्स पढ़ाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो एमईक्यूज दिए, एमईक्यूज के साथ ना आंसर इसलिए लिए किताबों से निकाल के कि यार याद कर लो कि ऐसे लिखना है कि 3 नंबर का क्वेश्चन तूने लिखा, तेरे को पूरे 3 नंबर क्यों मिलेंगे, जब तू ये कंटेंट लिखेगा। ब्लैक बुक ना बहुत बड़ी है। मुझे बच्चा पूछता है कि सर आपने जब ब्लैक बुक दी थी तो एमईक्यू क्यों दिया? एमईक्यू मैंने उस बच्चे के लिए दिया जो ब्लैक बुक पूरी नहीं कर पा रहा है। जिस बच्चे ने ब्लैक बुक पूरी कर ली उसका तो एमईक्यू हो ही गया ना यार। एमईक्यू में क्या है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में क्या है, ब्लैक बुक के क्वेश्चंस ही हैं, छाट कर देख लेना तुम लोग, सारे क्वेश्चन आपको ब्लैक बुक में मिल जाएंगे, उससे ज्यादा ही मिलेंगे। लेकिन पहला लेवल आपको जो है बुकलेट का होता है, आपने बुकलेट पूरी कर ली। दूसरा लेवल अब एमईक्यूज हो गया, तीसरा लेवल अब ग्रीन आपकी जो ब्लैक बुक हो गई वो हो गया। उसके अलावा मैं एमसीक्यू पढ़ा रहा हूं। देखो ये इसलिए पढ़ाया जाता है कि हो सकता है तेरा एमसीक्यू अच्छा हो, तेरा नहीं हो, तो तू क्लास अटेंड कर ले, तू मत कर। सिंपल लॉजिक है। तेरे को सेशन रीजन आते हैं, तुझे नहीं आते, तू लाइव अटेंड कर ले, तुझे लगे तो बाद में रिकॉर्डिंग देख ले। तो इतना सब कुछ जो करवा रहे हैं, तुम्हारा सवाल बड़ा अच्छा है, इतना सारा करा रहे हो, क्या क्या करना है जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करे। अब मुझे नहीं पता ना कि स्निग्धा का टॉप, हाँ क्या नाम, वेरी गुड, योग्यता का मान लीजिए कोई टॉपिक वीक है, तो मैं तो सब पढ़ा दिया इसलिए। तो आज ही क्लास शुरू कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स के एमसीक्यूज से, और इजी से भी होंगे और थोड़े से डिफिकल्ट भी होंगे। शुरू करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। पहला न्यूमेरिकल जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है उसमें लिखा था फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला है लेंस मेकर फॉर्मूला, मेरे साथ साथ बोलेंगे बेटा। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1 में f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन में r1 माइनस 1 में, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फोकल लेंथ, दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला, दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला। बच्चों हमने पढ़ा लेंस मेकर फॉर्मूला। तो सवाल क्या लिखा है कि द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज सेम फॉर ऑल वेवलेंथ, नो। देखो जी, फोकल लेंथ म्यू पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन म्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, यानी जो फोकल लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया,
भैया ये कैसे लिखा आपने म्यू इनवर्स प्रोपोर्शनल टू लेम्डा? बिकॉज ये है कॉचीज लॉ, हमने पढ़ा है ये कि म्यू जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वेवलेंथ के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि फोकल लेंथ क्या होगा प्रोपोर्शनल टू लेम्डा। हर रंग की वेवलेंथ अलग, यानी हर रंग की कलर के लिए फोकल लेंथ भी अलग। गलत हो गया क्या? ये देखो 0 फॉर रेड एंड इन्फिनिटी फॉर वॉयलेट, ऐसा थोड़ी ना होता है। द वैल्यू ऑफ लेम्डा फॉर रेड कलर इज अप्रोक्सीमेटली 700 नैनोमीटर एंड फॉर द वॉयलेट इट इज 400 नैनोमीटर। अच्छा ये वॉयलेट ही बोल रहा है, ब्लू नहीं, बात वैसे एक ही है, ये भी गलती है। मैक्सिमम फॉर रेड, मिनिमम फॉर वॉयलेट। साउंड्स गुड एक्चुअली, बिकॉज अगर हम लोग लेम्डा की बात करें तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो फोकल लेंथ सबसे ज्यादा। अरे कम कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेके नहीं है गाइस, बोलो फोकल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। नहीं समझ में आ रहा सर बोलो तो हाँ ना तो बोल दो भाई। प्रोपोर्शनल वेवलेंथ है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, फोकल लेंथ सबसे ज्यादा, ये सही लग रहा है अभी तक, ऑप्शन सही लग रहा है। मैक्सिमम फॉर वॉयलेट गलत है, तो ऑप्शन कौन सा लगा होगा इसका? बी फॉर बॉम्बे। बोलो सही है कि नहीं है? सही है क्या? अगला क्वेश्चन करें। अगला जो क्वेश्चन यहां पे आ रहा है बच्चों, उसमें लिखा है द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द कलर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। मुझे मालूम है वेवलेंथ का ऑर्डर, बोलो वेब ग्यार में सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसकी, सबसे कम इसकी। फ्रीक्वेंसी की बात करो तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इसकी। बोलो सही है क्या? सही है क्या? रेड की वेवलेंथ होती है कहीं वही बता रहा था जो 700 नैनोमीटर, 650 भी लिखते हैं, 650 नैनोमीटर, 650 टू 700 नैनोमीटर, और 350 से 400 नैनोमीटर। बोलो सही है क्या? तो अरेंजिंग ऑर्डर क्या होगा? क्या है अरेंजमेंट? कैसा ऑर्डर है? डिसेंडिंग ऑर्डर, घटती हुई वेवलेंथ। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? वॉलेट की। इंडिगो, ब्लू। अच्छा इसमें ना 3-4 कलर है, कौन कौन से हैं? येलो है, वॉलेट है, ग्रीन है, ऑरेंज है। येलो है, कौन सा है? ऑरेंज है, ग्रीन है और वॉलेट है। अरेंज करना, बोलो। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है, वेवलेंथ इंक्रीज, ऐसे ऑर्डर आएगा, बोलो। ऑरेंज, येलो, ग्रीन एंड ऑरेंज, येलो, ग्रीन एंड बी। सही है क्या बेटा? आप मुझे रिपीट कर सकते हैं मैंने क्या पढ़ाया? वेरी गुड। मतलब इसका मतलब क्या है? चलिए अगला सवाल है रोहन। अगला क्वेश्चन है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 5। कंपाउंड माइक्रोस्कोप यू पीपल नो, एक सिंगल लेंस जिसकी फोकल लेंथ शॉर्टेस्ट थी, दैट वाज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, उसकी मैग्नीफाइंग पावर भी बहुत छोटी थी। हमने कहा साहब मैग्नीफाइंग पावर बढ़ानी है, आप 2 लेंस लगा दो, तब जन्म हुआ था कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। याद कर लो कैसा था, एक ऐसा था लेंस और एक ऐसा था लेंस। याद आ रहा है क्या? यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा था, उसकी एक इंटरमीडिएट इमेज बनी थी, यहां बनी थी इंटरमीडिएट इमेज। उसके बाद एक हाईली मैग्नीफाइंग इमेज हमने यहां बना दी थी डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ये ऑब्जेक्टिव है और ये आईपीस है। इसका मैग्निफिकेशन एमओ, इसकी मैग्निफिकेशन एमई, और सबको पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था बच्चों एमओ प्लस एमओ इंटू एमई। बोलो ऑब्जेक्टिव का जो मैग्निफिकेशन है वो 5 दे रखा है। इफ द मैग्नीफाइंग पावर और ऑफ माइक्रोस्कोप इज 30, अगर ये 30 है तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है आईपीस का मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो आंसर कितना आ रहा है? 6, यानी ऑप्शन बी। सारे बी लग रहे हैं, कोइंसिडेंस है ना, कोइंसिडेंस है। चलें क्या? अगला क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 लिखा माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ मार्क ऑन अ पीस ऑफ पेपर and then a slab of thickness 3 cm of refractive 1.5 is placed over the mark. How should the microscope moved to get a focus again? क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है, बुकड़ा क्वेश्चन है। मान लीजिए हमारे पास एक पीस ऑफ पेपर है, ये रहा पीस ऑफ पेपर, यहां पे एक मार्क है बच्चों, यहां पे एक मार्क है, सही है क्या? अगर मैं इसके ऊपर एक स्लैब रख दूं, तो स्लैब रखते ही इसके अंदर एक अपरेंट शिफ्ट होना शुरू होगा, और ये जो मार्क यहां है वो मार्क कहां नजर आना शुरू हो जाएगा?
वो मार्क यहां नजर आना शुरू हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। इस शिफ्ट का कोई नाम बता सकता है? शिफ्ट का नाम क्या था? वेरी गुड, नॉर्मल शिफ्ट। इसका नाम क्या था? नॉर्मल शिफ्ट। तो ये जो शिफ्ट यहां से यहां हुआ बच्चों, उसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट डी। और डी का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था क्लास में, वो था x इंटू 1 माइनस 1 अपॉन में म्यू, वेयर x इज नथिंग बट इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब एंड म्यू इज व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब यूज्ड। नाउ सवाल ये दे रखा कि पहले हमने अपने माइक्रोस्कोप को यहां फोकस कर रखा था कि मार्क यहां है, जैसे स्लैब रखा कुछ ऊपर गया होगा तो फोकस हिल गया, हमें इमेज नजर नहीं आ रही, तो मुझे थोड़ा सा अपना जो माइक्रोस्कोप है थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करना पड़ा। तो कितना शिफ्ट करना पड़ा? उसने कितना शिफ्ट करना पड़ा? हाउ शुड, ये तो निकालना है, तो हमें क्या निकालना है? हमें डी तो निकालना है। बोलो हाँ। हाउ मच इट शुड बी शिफ्टेड? भाई पहले यहां दिखाई दे रहा था, अब ऊपर नजर आ रहा है, तो माइक्रोस्कोप पहले यहां फोकस था, अब यहां फोकस है, कितना शिफ्ट हुआ? नॉर्मल शिफ्ट हमें निकालना है, नॉर्मल शिफ्ट निकालना है। नॉर्मल शिफ्ट ही किसके बराबर होगा? नॉर्मल शिफ्ट ही हो जाएगा शिफ्ट ऑफ माइक्रोस्कोप। अरे बोलो तो सही यार, शिफ्ट ऑफ माइक्रोस्कोप बराबर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू, स्लैब की थिकनेस दे रखी है तुम लोगों को, कितनी है बोलो? 3 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन में म्यू की वैल्यू कितनी है बेटा? 3/2। कितना आ गया? 3 इंटू 1 माइनस 2/3 कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 1/3। बोलो यार, ये तो होगा। आंसर कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर ऊपर या नीचे? तो इसके आंसर 2 सही दे रखे हैं वैसे, अपवर्ड है और यहां पे अपर लिखा है, तो इसका आंसर भी क्या बन गया गाइज? बी आंसर है इसका भी। मतलब उसे डाउनलोड लिखना था, उसने अपर लिख दिया, कुछ तो अलग किया भाई साहब। मेरा टाइपराइटर अंत है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया। बुकलेट में भी, फिर ग्रीन बुक में भी गलत छुपा हुआ होगा। हाँ, ब्लैक बुक में। हाँ, आई एम सो सॉरी यार, ये मैं भी ना कलर कोडिंग कर दी है मैंने भी। कहाँ से ये आवाज है? हाँ, एक्चुअली ना वो हमने ना एंट्रेंस की किताब का नाम ग्रीन बुक रखा हुआ है, ऐसे थोड़ा सा याद रहता है फोकस की, काली पीली नीली। एक दिन मैं पूरा विबगर बना दूंगा। और गाइज मैं वॉलेट नहीं रखूंगा, ब्लू रखूंगा। चलो जी, सिंपल क्वेश्चन बच्चों, सिंपल क्वेश्चन, ध्यान लगाएंगे सारे। क्या लिखा है क्वेश्चन पढ़ेंगे? लिखा है एयर बबल इन अ ग्लास स्लैब इज 5 सेंटीमीटर डीप व्हेन viewed from a 1 and 2 सेंटीमीटर डीप when viewed from a opposite face। डीपीपी का क्वेश्चन है सर, नहीं कराया सर आपने कभी। एक स्लैब है, ये बच्चे मेरे साथ सॉल्व करेंगे सर। एक स्लैब है, सही है क्या? इस स्लैब में एक एयर बबल है, एयर बबल, एयर बबल। ये एयर बबल जहां पे भी है, फॉर एग्जांपल एयर बबल यहां पे है, ये एयर बबल अगर यहां से देखे तो यहां नजर आएगा, बोलो। और अगर यहां से देखूंगा तो यहां नजर आएगा, बोलो हाँ या ना। नहीं समझ में आ रहा सर? भाई ग्लास स्लैब में जो भी चीज देखोगे ऊपर नजर आएगी क्या? हमने भी पढ़ा। तो अगर मैंने यहां से देखा इसको, डायग्राम को उलट देता हूं मैं, ऐसे बना देता हूं मैं, ये स्लैब है, ये एयर बबल है हमारा, एयर बबल, ठीक है। जब यहां से देखा तो यहां नजर आएगा, ये उधर नजर आएगा, जहां आंखें होती हैं उस तरफ आ जाता है, जहां आंखें होती हैं उसके, तो आंखें यहां है तो यहां नजर आएगा, बोलो हाँ। और यहां से देखूंगा तो यहां नजर आएगा, सही है क्या? ये स्लैब है, ये एयर बबल है, ये इमेज 1 हो गई और ये इमेज 2 हो गई। एक बार जब यहां से देखा तो कितना नजर, कहां पे नजर आया? 5 पे? नहीं, एयर बबल इन ग्लास इज 5 सेंटीमीटर डीप, हाँ 5 पे नजर आया। और यहां से देखा तो कहां नजर आया? 2 सेंटीमीटर पे नजर आया। लॉजिक है क्या? सही है क्या? नहीं। सवाल क्या बोला? थिकनेस मानना है, यहां हमें ये निकालना है, थिकनेस लेनी है, टी बतानी है। ये सवाल ऐसे नहीं होगा। 7 + 2x, बिल्कुल 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 बिल्कुल। दोबारा चलो, दोबारा शुरू करते हैं। बोलो क्या करूं? फेस 1 कर लूं, फेस 2 कर लूं? बोलो भाई,
फॉर फेस 1 अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में म्यू। सही है क्या? अच्छा, ये डिस्टेंस मैंने x ले लिया, तो ये डिस्टेंस मेरा t माइनस, सर व्हाट इज x? व्हाट इज x? बबल की पोजीशन, यानी आपकी रियल डेप्थ। गाइस आराम खोलो, बोलो व्हाट इज दिस 5 सेंटीमीटर अपरेंट डेप्थ फॉर दिस फेस। मान लो फेस 2 की बात करो, फेस 2 के लिए दिस t माइनस एक्स इज द एक्चुअल डेप्थ एंड दिस 2 सेंटीमीटर इज, हो गया कि नहीं हो गया? दो केस बनेंगे नहीं बनेंगे? अभी समझ में नहीं आया। फॉर फेस 1, फॉर फेस 1 x क्या है मेरी? एक्चुअल डेप्थ। बोलो तो सही यार। और 5 सेंटीमीटर कौन है मेरा? अपरेंट डेप्थ। ओके, अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला एक्चुअल डेप्थ अपॉन में म्यू होता है क्या? यानी 5 इज इक्वल टू कितना आएगा? x अपॉन में म्यू। पहली क्वेश्चन क्लियर है? फॉर फेस 2, बोलो बेटा फेस 2 के लिए व्हाट इज दिस t माइनस एक्स? t माइनस एक्स इज एक्चुअल डेप्थ एंड 2 सेंटीमीटर इज व्हाट? अपरेंट डेप्थ। तो बोलो y यानी कि 2 इज इक्वल टू कितना आएगा? t माइनस एक्स अपॉन में इक्वेशन नंबर 2। दोनों में से म्यू निकाल के इक्वेट कर दूं, बोलो क्या करूं? बोलो यहां से भी निकला यानी कि x बाय 5, और यहां से भी निकला कितना आया? t माइनस एक्स डिवाइड बाय, सही है क्या? कितना आ गया? 2x इक्वल्स टू 5t माइनस 5x, 7x इक्वल्स टू 5t। t की वैल्यू 7x बाय, ये क्या हुआ? तो म्यू की इक्वेट कर रहे हैं, म्यू की वैल्यू डाल देते। बोलो हमें क्या निकालना है? यहां निकालना है ये x, यहां से कितना आ जाएगा? x आ जाएगा कितना? x बाय x कितना आ जाएगा? 5 म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी रखी है? बोलो 1.5 यानी कि 3/2। कितना आ गया? चलो 15/2 लिख लिया तुम पूरा, इस उठा के यहां डाल दिया। देयरफॉर 2 इज इक्वल्स टू t माइनस x की वैल्यू 15/2, ये कितना है? 3/2, उधर चला गया 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू t माइनस 15/2। 2 से 2 काट गया, 3 इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 माइनस 7.5। t कितना आ गया? ये क्वेश्चन क्लास में कराया था, मतलब डीबीबी में कराया था, नहीं कराया क्या? याद नहीं है लेकिन फोटो। अच्छा हाँ, वो जो सरकारी, हाँ पापा लाए ना? पापा किस डिपार्टमेंट में? अच्छा पापा नहीं है, बिजनेस है। अच्छा, अरे वो सरकारी दफ्तरों में एक पेपर वेट मिलता है, किसके घर में है ना? पापा लाए थे ना, बड़ी कमाल की चीज होती है। एक पेपर वेट होता है, सरकारी दफ्तरों में मिलता है, फिर सरकारी घरों में आ जाता है। अगला सवाल कितना सिंपल सवाल है, पढ़ो। If the refractive index of material of equator prism is √3, then angle of minimum deviation, guys, mu equals to sine of a plus del m by 2 divided by sine of a by 2। नहीं समझ में आया सर? कौन सा फॉर्मूला है? प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं? हाँ जी, कौन सा प्रिज्म है बेटे? इक्वेटर बोले तो एंगल ए की वैल्यू 60 डिग्री, सही है कि नहीं? 60 डिग्री। म्यू की वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए की वैल्यू 60 प्लस डेल एम बाय 2 डिवाइड बाय साइन 30 हो गया बेटा, बोलो हाँ है ना? तो साइन 60 प्लस डेल एम बाय 2 इज इक्वल्स टू √3 साइन 30। साइन 30 कितना होता है? 1/2, सही है क्या? कितना आ गया? √3/2।
अब साइन इधर जाके जब साइन इनवर्स बना तो वो हो जाएगा 60 डिग्री। समझ में आया क्यों? बिकॉज साइन इनवर्स √3/2 विल बी 60 डिग्री, यानी कि 60 प्लस डेल एम बाई 2 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। समझ में आया क्या गाइस? ये साइन उधर चला गया, साइन इनवर्स हो गया ना, 120 हो गया बोलो, तो डेल एम कितना हो गया? डेल एम प्लस 60 कितना हो गया? 120, यानी कि डेल एम कितना हो गया? 120 माइनस 60 यानी कि 60 डिग्री। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है? एमसीक्यू क्वेश्चन इसी लेवल के आते हैं सीबीएसई में, ठीक है ना। अगले से करें शुरू। क्या इस प्रकार का क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है? क्या मैंने आपको प्रिज्म की डीपीपी कराई थी? प्रिज्म की मैंने न्यूमेरिकल कराए थे गाइस। डीपीपी दो ही दिए मैंने आपको ऑप्टिक्स में, एक दी थी प्रिज्म की, एक दी थी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। बहुत बढ़िया, याद कुछ नहीं रहा? भूल गया अब कुछ? हाँ पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 7। पढ़ें क्या? लिखा ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज 21.5 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 1.6 सेंटीमीटर, focal length of eyepiece is 2.1 centimeter, final image is formed at infinity, then the distance of the object from the objective lens. First of all, in this type of questions always try to draw diagram. भाई साहब डायग्राम फोटो ऐसी कमाल की चीज होती है ना कि आधे से ज्यादा जवाब तो खुद ही दे देती है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आईपीस लेंस, फाइनल इमेज कहां बन रही है बेटा? इन्फिनिटी पे। यानी ये कौन सी सेटिंग है तुम्हारी? नॉर्मल सेटिंग। याद आ रहा है क्या? एक होती है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन वाली सेटिंग, एक सेटिंग होती है नॉर्मल सेटिंग। बोलो जी, आपने ऑब्जेक्ट कहीं यहां रखा होगा, ये हमारा होगा यूओ, हाँ या ना? इसका नाम था ऑब्जेक्टिव लेंस, इसका नाम क्या था बेटा? बहुत बढ़िया बेटा। यहां से रेज ऐसे गई, यहां मीट करी, इसका नाम हुआ इंटरमीडिएट इमेज। ये हमारी एफ ई पे बन गई एक्चुअली में, ये हमारी एफ ई पे बन गई। एफ ई पे क्यों बन गई सर? क्योंकि हमारी जो फाइनल इमेज अब इन्फिनिटी पे बन रही है, और फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे तभी बन सकती हैं जब ये पैरेलल जाएं। और ये पैरेलल कब जाएंगी? जब आपकी इंटरमीडिएट इमेज विच इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज फॉर्म्ड एट द फोकस ऑफ अ ऑब्जेक्टिव लेंस। अच्छा, मुझे मालूम है इसकी फोकल लेंथ रखी है 2.1 सेंटीमीटर, यानी यहां से 2.1 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, यहां पे जो भी इसका जो फोकस होगा, यहां कहीं पे मान लेता हूं इसका फोकस है वो 1.6 है, तो मान लीजिए कहीं यहां, या छोड़ो उसको एल मारने को, ये एल हमारा हो गया, ये हमारा यहां से एफ ई हो गया। मुझे एक बात बताओ, यहां से लेके यहां का डिस्टेंस भी तुम्हें मालूम है? बोलो, हमें क्या बोला हुआ है? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज 21 पॉइंट, बोलो यार ये कितना है? 21 पॉइंट। सही है क्या? क्या तुम्हें याद है ये मेरा यहां से यहां वीओ हुआ करता था? वीओ बोलो। तो मेरे लिए एल हमें मालूम है, ये हमारा 2.1 है, वी नॉट भी हमारा आ सकता है। कितना आ सकता है? 21.5 माइनस, नहीं समझ में आ रहा सर? सर ये वी नॉट क्यों होगा? ये डिस्टेंस वी नॉट क्यों होगा? क्योंकि सर इस वाले ऑब्जेक्ट की ये इमेज है, तो ऑब्जेक्टिव की इमेज तो वी नॉट तो लिखूंगा सर। अरे बोलो तो सही बेटा। तो भैया यहां पे वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? वी नॉट हेयर, वी नॉट इज इक्वल टू 21.5 माइनस 2 पॉइंट, बोलो सही, कितना आ गया? 19.4 सेंटीमीटर। बोलो तो सही यार, कितना आ गया? 19.4। सही है क्या? नहीं? तेरे पास क्या एफ ओ है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। हाँ है सर। कितनी है सर? 1.6 सेंटीमीटर। गाइस एक ऑब्जर्वेशन का पॉइंट, इसकी फोकल लेंथ 1.6, इसकी फोकल लेंथ 2.1। ये कम है, ये ज्यादा है? ऐसा होता है? हाँ होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्लास में सो गया? अच्छा, मैंने बोलना बंद कर दिया, इसे पता ही नहीं चला। ये ऐसे होता कर रहा, आवाज आना बंद हो गई है। शिट, कह रहे म्यूजिक सा जो गा रहा था ये जो, ये बंद कैसे हो गया? वो एक MEQs का शीट दिया ना, PDF, उसका प्रिंट आउट निकलवाओ और उसे जितनी बार लिख सकते हो लिख लो। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन मैंने भेजे हैं, किसी बच्चे को लगता है कि मेरा नंबर कम आ रहा है, चैप्टर मेरा वीक है, उस चैप्टर का MEQs उठाओ,
उन्हें जितनी बार लिखना है लिख दो, तुम पास हो गए आराम से, बहुत आराम से, बहुत आराम से। अगर आप एमईक्यू सारे कर गए तो अब आराम से पास हो गए। ज्यादा नहीं है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, कुछ 350-400 क्वेश्चन बनेंगे टोटल करके, और मेरे एमसीक्यू की सीरीज देख लेना बस। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, श्योर एंड शॉर्ट क्वेश्चन बोलता हूं मैं इन लोगों को, ये इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आएंगे और पक्का आएंगे। चाहे उससे पूछ लो, जेई की क्लास लेके पेपर देके बैठा है वो भी, क्या नाम भाई सही बोल रहा है? ऐसे थोड़ा ना होता है, बस ये बोलना तेरे को अब आगे। वी नॉट की वैल्यू 19.4 आ गई बच्चों। फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव कितनी है बेटा? 1 पॉइंट। गाइस आपके पास वी नॉट है, आपके पास एफ नॉट है, क्या आप यू नॉट निकाल सकते हो? कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो आप? लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला 1 में एफ नॉट इज इक्वल टू 1 में वी नॉट माइनस 1 में यू नॉट। सर ये निकालना है यू नॉट, वी नॉट एफ नॉट दे रखा है, हाँ सर वो 1.6, वी नॉट सर वो अभी निकला हमारा 19 पॉइंट। सर वो साइन कन्वेंशन वगैरह नहीं लगाएंगे? लगाएंगे भाई। अगर आप यहां से यहां जा रहे हो तो आप लाइट के सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, वी नॉट पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव लिख लिया। और यू नॉट जो कि हमें निकालना है, तो इसलिए इसमें साइन कन्वेंशन नहीं लगानी होती। तो 1 में यू नॉट कितना आ गया? 1 में 19.4 माइनस 1 में 1.6। सॉल्व करके मुझे ऑप्शन बताएंगे सर। मुझे सॉल्व करेंगे बेटा, मुझे ऑप्शन बताएंगे कौन सा ऑप्शन है ये। लाइव क्लास में किसी को दिक्कत बेटा? सर क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, कैलकुलेशन बड़ी है, मुझे समझ में आ रहा है, बट मुझे लगता है आप लोग कर लोगे। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? ये 19.4 माइनस 1.6, 8 बच गया। 8 यहाँ होगा तो 17.8 है ना, तो 17.8 विद अ नेगेटिव साइन हियर। सही है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 19.4 मल्टीप्लाई बाई 1.6 डिवाइड बाय 17.8, ये आता है बेटा 1.74 माइनस का। फिर से भी ऑप्शन, चलो कोई नहीं, इजी क्वेश्चन था बेटा, सीबीएसई टाइप क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, एग्जाम में लायक क्वेश्चन है। अगला सवाल ले लें, इसको हटा दें, आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। चलिए, सिंपल क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए कह रहा हूं कि 15 क्वेश्चन जो हैं वो 7-8 मिनट में खत्म हो जाने वाले हैं। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू टीआईआर। टीआर की वजह से कौन नहीं होता? ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू, वर्किंग ऑफ ऑप्टिक फाइबर इज ड्यू टू, मिराज इन हॉट सनी डे, सॉरी समर डे। अरे गाइस बताया था, वो दिखता है क्या? पानी दिखता है। डिफरेंस बिटवीन अपरेंट एंड द रियल डेप्थ ऑफ अ पॉन्ड इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। ये किसकी वजह से है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के और भी फिनोमिनाज हैं जो हमने क्लास में पढ़े हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू टीआईआर, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, और अपरेंट फ्लैटनिंग ऑफ सन, है ना, पेंसिल या ऑब्जेक्ट का बेंड हो जाना, है ना, ड्युअलिटी ऑफ इमेज। ड्युअलिटी ऑफ इमेज पढ़ाया था क्या, कि दो इमेजेस दिखती हैं? ड्युअलिटी ऑफ इमेज, लीव इट, कोई नहीं, लेट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे सारे, अब ट्राई करेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करेंगे सारे। बेबी आप कुछ प्रॉब्लम में महसूस कर रहे हो? ठीक हो? हाँ हाँ, आंसर बताओ ना फिर। क्या नाम है आपका? विभोर। कितना प्यारा नाम है विभोर। A ray of light incident and angle of incidence I on a one face of a prism and the small angle A and the emergence normally from the opposite face.
ये प्रिज्म है, एंगुलर प्रिज्म ये दे रखा है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, जैसे ही ऐसे फॉल करा ये बाहर निकल गया ऐसे, है कि नहीं। जब ये सीधा बाहर निकल गया तो मैंने जब इसका नॉर्मल ड्रॉ किया तो एंगल ऑफ इमर्जेंस यहां पे कितना मिला, 0, 90 नहीं बच्चों, 0। नॉर्मली फॉल किया इस फेस पे, जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे नॉर्मली फॉल करती है तो उसका एंगल जो भी होता है वो 0 हो जाता है। तो इंसिडेंस भी 0 होगा, उसका रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, लेकिन यहां पे हम एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते थे। याद करो यार, प्रिज्म के केस में लाइट जब एंटर करती थी तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस था, लाइट रे से जाती तो ये मेरा रिफ्रैक्शन एंगल R1 था, ये R2 था, और ये मेरा एंगल ऑफ इमर्जेंस E था। तो मेरा जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो यहां पे 0 होगा, ऑफ कोर्स यहां पे R2 भी 0 होगा। बोलो हाँ। खैर सवाल क्या पूछा गया, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज म्यू देन एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज नियरली इक्वल टू, हमें I की वैल्यू बतानी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे कितना होगा। सही है। एक बात बताओ, इस पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें, जैसे कि यहां पे आप देख रहे हो ये R1 था, ये R2 तो ऑफ कोर्स 0 था, लेकिन क्या आपको याद है R1 प्लस R2 की वैल्यू A हुआ करती थी? नहीं याद आया सर? नहीं पता चला? R1 प्लस R2 की वैल्यू A हुआ करती थी, यानी कि R1 प्लस 0 की वैल्यू A है, यानी R1 की वैल्यू किसके बराबर है? A के बराबर है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो थे दोनों, यहां पे R1 और R2, इन दोनों की वैल्यू जब हम सम करते थे ये A के बराबर आती थी जनरल केसेस में। तो अब हमें क्या चाहिए बच्चों? अब हमें क्या चाहिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस I चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। तो बोलो स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? स्नेल्स लॉ कहता है साइन I अपॉन में साइन R1, तो साइन I डिवाइडेड बाय साइन R1 इज इक्वल टू कितना आएगा? म्यू आएगा। किसका आएगा? यहां पे बाहर एयर है, यहां पे कोई मीडियम है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी का आएगा जो कि म्यू ही है सिंपली। अब चूंकि एंगल स्मॉल है तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख लेते हैं? I। इसी जगह लिख लेते हैं, तो I का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? म्यू इंटू R1। बोलो हाँ है ना, म्यू इंटू R1। लेकिन R1 की वैल्यू किसके बराबर है? A के बराबर। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? म्यू इंटू A। समझ में आ रहा है क्या? यानी मेरा ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन A। दिस इज आंसर। बोलो क्या तुम लोगों ने ये ऐसा कुछ CBSE में मेरे साथ पढ़ा है क्लासेस में? तो जो पढ़ा है उसी पे क्वेश्चन आएगा, और सिंपल क्वेश्चन है ये, ऐसा कोई बहुत मुश्किल तो नहीं लगा। अच्छा मैंने यहाँ पे ना पहली बारी में पढ़ लिया था कि स्मॉल एंगल है, तो स्मॉल एंगल है तो आप याद करो उसकी डेरिवेशन जब कराई थी तो सारे एंगल्स में से साइन साइन कटवा दिया था गाइस। याद आ रहा है बेटे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे सारे। एक तो आंसर दे दो बच्चों, एक आंसर दो यार। ए ऑप्शन है क्या? ए ऑप्शन गलत आंसर है? नहीं, ये ऑप्शन गलत आंसर है। कर फिर डी होगा। हाँ कहता वो साइन इनवर्स ही आ रहा है। चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लिखा है द वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸। ये क्या है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड दैट इन अ वाटर इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देन व्हाट शुड बी द critical angle? Okay, the concept of critical angle will be studied when we are going from denser to rarer medium. Denser to rarer medium. Denser का मतलब हम कहां पे हैं? हम वाटर में हैं, सही है क्या? और हम कहां जा रहे हैं? हम एयर में जा रहे हैं। तभी तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, तभी तो हम टीआर पढ़ पाएंगे। अच्छा अगर ये मेरा एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल हो गया तो ये मेरा ग्रेजिंग एंगल होगा। बोलो हाँ है ना? कई बच्चे ना वो फॉर्मूला जो याद है ना वो कंफ्यूज कर जाते हैं, जैसे इस बच्चे ने अभी भी किया। साइन सी इक्वल्स टू 1/म्यू, याद है सबको? क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट बताया था टीआर के कॉन्सेप्ट में, साइन सी इक्वल्स टू 1/म्यू। बच्चे गलत कर जाते हैं कि म्यू किसका लें, तो सारी बात छोड़ दो, सब आप स्नेल्स लॉ आपने याद कर रखा है। स्नेल्स लॉ कैसे याद किया आप लोगों ने? याद है कि भाई साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बोलो हाँ है ना? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया यहाँ पे? सी, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया यहाँ पे? 90। तो साइन आई अपॉन में साइन इक्वल्स टू क्या आ गया? म्यू। अब रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है? वाटर से
एयर, तो यहां पे वाटर और यहां पे एयर, हाँ ना तो बोल दो यार। नाउ वी कैन राइट दिस एज व्हाट, वी कैन राइट दिस एज म्यू ए डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू। सही है क्या? अच्छा, म्यू ए को अगर मैं स्पीड के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहूं, या फिर इस पूरे फॉर्मूले को ही मैं स्पीड के टर्म्स में लिखना चाहूं, तो स्पीड के टर्म्स में मैं लिख सकता हूं। स्पीड के टर्म्स में म्यू, एक काम करो ना, इसे उल्टा कर लो, एक काम करो, चलो इसे उल्टा कर लो, ये हो जाएगा 1 में म्यू डब्ल्यू ए। सर ये कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने? प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी या फिर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। 1 में ए म्यू को 1 में म्यू ए कर दिया। और हमने ये तो पढ़ा है कि म्यू का फॉर्मूला सी बाय वी होता है। क्या था फॉर्मूला? सी बाय, नाउ सी बाय वी हुआ तो यहां पे सी हो गया डिवाइड बाय वी ऑफ डब्ल्यू हो गया। ये नहीं किया, वी डब्ल्यू डिवाइड बाय सी। वी डब्ल्यू क्या है? वेलोसिटी इन वाटर विच इज 2 × 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸। और साइन एन टी हो गया 1, तो कितना आ गया? सिर्फ साइन सी आ गया। इससे कट गया तो साइन सी की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2/3 के। तो सी की वैल्यू किसके बराबर आ गई? साइन इनवर्स ऑफ 2/3। साइन इनवर्स ऑफ 2/3, यानी कि ऑप्शन डी। अभी भी आप यही बोल रहे थे, आप कहां कंफ्यूज है? नहीं नहीं, आप बस यहां कंफ्यूज हुए थोड़े से। ये तो सबको पता था कि सर ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकते, 10 में तो कुछ होता नहीं क्रिटिकल एंगल में, ये तो काफी बच्चे श्योर हो गए थे। फिर इसमें और इसमें कंफ्यूजन अगर हो रही हो तो बस एक काम करना कि साइन सी इक्वल्स टू 1 में म्यू जब लिखते हो तो ध्यान रखना ये जो म्यू होता है ये डेंसर मीडियम का होता है विद रिस्पेक्ट टू। जब भी आप याद रखना चाहो उसकी साइन सी का फॉर्मूला, आप स्नेल्स लॉ लगाने का टाइम नहीं है आपके पास, अब साइन सी इक्वल्स टू 1 में म्यू लिखोगे, लेकिन ये म्यू किसका होगा? ये होगा डेंसर का विद रिस्पेक्ट टू। अब अंदर पानी था बाहर एयर था, तो ये क्या बनेगा? 1 में म्यू डब्ल्यू और यहां ए। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये याद रख सकते हो क्या? क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे क्या? अगला क्वेश्चन करें क्या? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 10 11 सॉरी 10 तो हमने किया है ना, 11। एक आंसर तो दो यार प्लीज मुझे, एक आंसर तो दो आप लोग। कहता रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ वैक्यूम इनटू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टेड म्यू, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फाउंड टू बी ट्वाइस the angle of incidence is found to be twice the angle of refraction, the angle of incidence is। स्नेल्स लॉ लगाना है। रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है बताओ? वैक्यूम टू मीडियम, यानी एयर से किसी मीडियम में जा रही, सही है क्या? किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से तो कम हो ही नहीं सकता। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बेटा विभोर? 1 से किसका कम होता नहीं, हर का 1 से ज्यादा ही होता है, यानी वो रेयर से कहां जा रही है बच्चों? तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेड। होगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बोलो हाँ या ना? बट क्या मिला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस फाउंड टू बी, यानी आई की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 2r के। सही है कि नहीं है? चलो जी स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं बच्चों। स्नेल्स लॉ बोलो कैसे लगेगा? स्नेल्स लॉ साइन आई डिवाइड बाय साइन इज इक्वल्स टू म्यू। हाँ जी, कहां से कहां? रेयर से, यानी एयर से मीडियम। सही है क्या? एयर से मीडियम। अभी हमें यही दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है? म्यू दे रखा है, यानी ये आ जाएगा म्यू सिंपली। ना साइन आई के जगह 2r लिख लो, क्वेश्चन ने गिवन है ना क्या? 2r है, डिवाइड बाय साइन आर इक्वल्स टू म्यू। सही है क्या? साइन 2r को तोड़ रहा हूं, 2 साइन आर कॉस आर डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल्स टू म्यू। कैंसिल हो गया। कॉस आर की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? कॉस आर इज इक्वल टू म्यू बाय आर कितना आ गया? कॉस इनवर्स ऑफ म्यू बाय, समझ में आ रहा है क्या? ऑप्शन बताओ कौन सा है? हमें तो आई निकालना है, ये तो आर आ गया हमारा, ये हमारा क्या निकल गया? ये तो आर निकल गया। एक काम करते हैं ना, सुनो, कॉस आर की वैल्यू म्यू बाय 2 आ गई, नहीं तो हमें रिप्लेसमेंट में नहीं एंगल ऑफ इंसिडेंस मांगा ना। अच्छा यहां पे
हाँ तो कॉस आर की जगह आर आ गया, कॉस इनवर्स ऑफ म्यू बाई टू, यानी हमारा आई की वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ आर, यानी 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ म्यू बाई टू। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन कौन सा बना आप लोगों का? डी, ऑप्शन डी। चलें आगे, अगला क्वेश्चन आप अपने आप करोगे मेरे साथ, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है, ठीक है, पढ़ो। Lens of refractive index n is put in a liquid of refractive index n dash. When a lens is emerged in a liquid, if focal length of a lens in air is f, focal length in a liquid is, write down the general formula if you remember. General formula याद है? When lens is emerged in a liquid, उसका formula क्या होता था? f l का formula mu g minus 1 divided by म्यू जी माइनस म्यू एल इंटू एफ ए, या फिर फोकल लेंथ इन एयर। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लेंस इज एन, एंड ऑफ दैट ऑफ द लिक्विड इज एन डैश, यानी कि एन माइनस 1 इंटू एन डैश डिवाइड बाय एन माइनस एन डैश मल्टीप्लाई बाय एफ। This is my final answer. New focal length. ये सही लग रहा है क्या? ए आ रहा है क्या? कैसे? हाँ ये तो है ना, एफ एन डैश एन माइनस 1, हराम करो, ये तो बोला था मैं, सॉरी बेटा मैं, हाँ चल ठीक है। तो यहां पे अगर मैं माइनस कॉमन निकलूं तो माइनस बाहर आ जाएगा ये वाला, तो ऑप्शन कौन सा बन गया? माइनस ऑफ एन माइनस 1 एन डैश एफ डिवाइडेड बाय एन डैश माइनस एन, दैट मेक्स ऑप्शन सी करेक्ट। ये ऐसा लगना शुरू हो गया था बट है नहीं, तो आंसर कौन सा? ऑप्शन सी। सी गलत है क्या? सी में एफ डिनोमिनेटर में है, ई ऑप्शन, ये वाला भी ये वाला भी। हाँ इसमें तो एफ यहां नहीं होना चाहिए था, एफ यहां होना चाहिए था, सॉरी गाइस। चलें आगे, रेक्टिफाई कर दो क्वेश्चन दोबारा से। एफ का फॉर्म, एफ डैश का फॉर्मूला कितना आ गया? एन माइनस 1 इन डैश में इंटू एफ डिवाइड बाय एन माइनस एन डैश। अब ना तो ये ऑप्शन मैच कर रहा था ना ये कर रहा था, एफ ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है यार। चलें आगे, the equivalent focal length of two thin lenses of focal length f1 and f2 in contact, 1 upon में f equivalent का फॉर्मूला 1 upon में f1 plus 1 upon में f2, and if they are separated by a certain distance then only you need to substitute this formula also, है ना, अदरवाइज यही मेरा आंसर होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो सी ऑप्शन मेरा मिल जाएगा। 13 का कितना आ गया? सी। आगे चलें, हैं वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, एक्चुअली पता क्या होना चाहिए था, बताता हूं आपको। ऑप्शन में होना चाहिए था या क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, मुझे लग रहा क्वेश्चन गलत है। द इंटरमीडिएट इमेज फॉर्म्ड बाय, इंटरमीडिएट इमेज फॉर्म्ड, मुझे जहां तक क्वेश्चन याद आ रहा है, क्वेश्चन में गलती है कुछ ना कुछ। बुकलेट ब्लैक बुक में क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? सेम है, क्वेश्चन को चेंज कर दो, इंटरमीडिएट इमेज कर दो, इंटरमीडिएट इमेज। चलो जिसके पास ब्लैक बुक नहीं है कोई नहीं, कौन सी इमेज बोल रहा हूं? इंटरमीडिएट इमेज। तो इंटरमीडिएट इमेज तो रियल होती है और इनलार्ज होती है, तो डी आंसर हो जाएगा। ये तो हो ही नहीं सकता ना, वर्चुअल के साथ डायरेक्ट होता नहीं, मतलब वो वर्चुअल तो होती है बट वो इन्वर्टेड बनती है फाइनल इमेज, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता ना। गाइस वापस याद करो यार, अभी तो बनाया था डायग्राम। ये जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, इसमें ये ऑब्जेक्ट था, बीच वाली इमेज ये थी, ये कैसी इमेज थी? ये इमेज थी रियल
इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। फिर जो फाइनल इमेज बनी थी वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही थी, तो वो वर्चुअल थी, इन्वर्टेड थी, हाईली मैग्नीफाइड थी। ये क्या है, ये रियल है और इन्वर्टेड है और स्लाइटली मैग्नीफाइड या फिर मैग्नीफाइड है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है यहां पे, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए आइडियली, इस क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए सबसे पहले तो इंटरमीडिएट इमेज, और आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन डी। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 15। इस तरह का क्वेश्चन आपने क्लास में किया होगा जरूर। इसमें बोला है द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम द लेंस थर्ड विल बी। इससे फाइनल इमेज कहां बनेगी। ये जो क्वेश्चन है ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ गिवन होनी चाहिए थी। इसकी फोकल लेंथ याद है किसी को, 30 सेंटीमीटर थी शायद। बुकलेट का क्वेश्चन था यार ये, आपकी ब्लैक बुक में क्वेश्चन है ये वाला। इसमें फोकल लेंथ की वैल्यू दे रखी है क्या, लिख लो, एक काम करो, पहले वाले की लिख लो 30 सेंटीमीटर, नहीं 10 लिख लो, 10, ये लिख लो 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, और उसको लिख लो -30 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ठीक लग रहा है मुझे। अभी आई एम नॉट वेरी श्योर कि कैलकुलेशन ठीक है, मैं क्वेश्चन बना लूंगा अपने आप ना। सुनो चलो, जो पहला लेंस है लेंस 1, उसके लिए यू की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, -30। एफ की वैल्यू कितनी ले रही है, 10 सेंटीमीटर। बोलो उसका वी कितना होगा, 1 में F1 इक्वल टू 1 में V1 माइनस 1 में U1। 1 में 10 इज इक्वल टू 1 में V1 माइनस प्लस 1 में 30। 1 में V1 कितना आ गया, 1 में 10 माइनस 1 में 30, यानी 10 इंटू 30 कितना आ गया, 30 माइनस 10, यानी 20 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 10, 1.5 यानी कि 1.5। V1 कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। अबे बोलो तो सही यार, यानी इससे 15 सेंटीमीटर दूर हमारी इमेज बनने वाली है, पहले वाली की। किसकी, फर्स्ट वाले लेंस की इमेज कहां बनने वाली है, इससे 15। अच्छा, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां 5, यानी इससे तो 10 सेंटीमीटर दूरी रह गई, और वो भी जो है अगर आप समझो तो +10 सेंटीमीटर हो गया। तो फॉर लेंस 2 U1 की वैल्यू +10 हो गई। पहले इसके बारे में बताओ किसको समझ में नहीं आया, U1 की वैल्यू कितनी हो गई, +10। समझ में आया कैसे बेटा, यहां से कितनी दूर हमारी इमेज बनी है, 15, तो यहां से 15 तो ये हो गया ना यहां पे कहीं पे, बोलो। लेकिन जब हम लेंस 2 की बात करेंगे तो डिस्टेंस कहां से मेजर होगा, लेंस 2 से। तो ये 5 ऑलरेडी है तो 10 ही तो बचा, और इमेज इस तरफ बन रही है, तो यू की वैल्यू कितनी हो गई, +10। सही है क्या। अच्छा, एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये U2 कहलाएगा ना। एफ की वैल्यू दे रखी है +30 -30। मेरे ख्याल में तो शायद ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, ये भी कितनी है, फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर, अभी लिखना मत, ठीक है। ये भी 10 सेंटीमीटर है मान लीजिए, तो ये -10 सेंटीमीटर लिख लिया मैंने यहाँ पे। चलो जी फॉर्मूला बताओ, 1 में F2 इज इक्वल टू 1 में V2 माइनस 1 में U2। अब बोलो तो सही, तो 1 में U2 कितना आ जाएगा, 1 में V2, यह जाएगा 1 में F2 प्लस 1 में U2, कितना आ गया, -1 में 10, माइनस प्लस 1 में 10, कितना आ गया, V2 की वैल्यू कितनी आ गई, V2 आ गया इन्फिनिटी। अबे 1 में V2 जो है वो 0 में 10 आ गया, तो V2 कितना आ गया, 10 में 0, 10 में 0 कितना होता है, इन्फिनिटी। V2 कितना आ गया, समझ में आ रहा है क्या। अच्छा, इन्फिनिटी का मतलब है कि जब रे ऑफ लाइट यहां से निकलेंगे तो पैरेलल निकल रही होंगी, बोलो हाँ। एंड व्हेन एनी पैरेलल रे इंसिडेंट ऑन लेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, इट विल कन्वर्ज ऑल द रेज एट 10 सेंटीमीटर ओनली। यानी जो थर्ड लेंस है
वो फाइनल इमेजेस को कहां मिला देगा? 10 सेंटीमीटर पे, यानी फाइनल इमेज कहां बन जाएगी? ऑप्शन ही नहीं है। क्या कर दूं? इसकी 15 कर दूं? हाँ, अगर इसकी 15 कर दे तो 15 भी बन जाएगी। अब यार एक्चुअली क्या है, तो हाँ तुम सही कह रहे हो कि इसका फॉर्मूले में अगर ये फोकल 15 होती तो कहां भी मिलते? 15 भी बनता। अगर मान लो उसकी 30 होती तो 30 भी बनता, अगर 50 होती तो 50। अब मान लो 30 है, अब क्या लिखोगे? 30 आंसर हो जाएगा। तुम लोगों को लॉजिक समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन या सीबीएसई क्लास में कराया है? करा रखा है सर मैंने क्लास में क्वेश्चन है। बोलो यार, अगला क्वेश्चन करा सकते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 14, 15 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन गाइस, जोगी, गाइस जोगी भाग रही है, फेमिनिस्ट। वो था ना कि वो एक जॉगर है, वो भागती हुई, हम गाड़ी में देख रहे हैं उसे, स्टॉक कर रहे, मतलब देख रहे हैं, नहीं याद है? एनसीईआरटी क्वेश्चन था, होमवर्क पक्का? एक क्वेश्चन अपने आप करेंगे फटाफट। एक लाइन का क्वेश्चन नहीं है, एक लाइन का क्वेश्चन नहीं है। भाई टेलीस्कोप की बात कर रहा है ये क्वेश्चन में। एक जो फोकल लेंथ है वो रखी है 144 सेंटीमीटर, और दूसरी रखी है कितनी? 6 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप and the separation of the objective lens in the eyepiece. Whenever it is not specified in the question whether we are talking about a normal adjustment or a distance of distinct adjustment, always use normal adjustment. भैया दो प्रकार की एडजस्टमेंट होती नहीं होती ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। या तो इमेज बन रही होगी डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, या तो इमेज बन रही होगी इन्फिनिटी पे। Whenever it is not specified in the question whether it is a distance of distinct vision adjustment or a normal adjustment, always consider a normal adjustment. So in a normal adjustment we have already studied, कि मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला था एफ नॉट अपॉन में एफ ई, और लेंथ का फॉर्मूला था एफ नॉट प्लस एफ ई। ये था 144 और ये था 6, यानी कि 200 सेंटीमीटर, यानी 2 मीटर वाला ऑप्शन ही मेरा सही ऑप्शन होने वाला है। सही है क्या? चलो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एफओ की वैल्यू कितनी? 144, बोलो यार, डिवाइड बाय 6। तो गलत है यार, ये कितना आ रहा है? ये तो 24 आ गया, तो 24 और ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन। ये मैंने क्या लिख दिया यार? हाँ मैंने क्या लिख दिया? 144 प्लस 6 200। भगवान मुझे माफ थोड़ी ना करेगा आज। 150 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 मीटर। क्या बात है? 144 प्लस 6 याद कर लो, सीटीएम एग्जाम में आएगा बेटा गरक। अगला क्वेश्चन कराएं। 18वां क्वेश्चन क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 19, चलें बच्चों आगे। तो इसका आंसर क्या है? एबीसीडी निकालना ही नहीं। द टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस ऑफ 4 मिलीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 इज। देखो कोई स्लैब में से जब लाइट पास करेगी तो कितना टाइम होगा, वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा और उसके स्पीड पे डिपेंड करेगा। सही है? वो उस पे डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा और उसके स्पीड पे डिपेंड करेगा। डिस्टेंस 4 नहीं है,
तुम समझे पहले क्या? डिस्टेंस 4 नहीं है, 4 किसने लिया है? डिस्टेंस 4 क्यों नहीं है? लाइट हवा में चलती जितना जितने भी डिस्टेंस पे चलेगी, जो भी उसका डिस्टेंस होगा, लेकिन जब वो मीडियम में चलेगी तो भाई आप इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन कर रहे हो, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगा रहे हो आप? 4 डिवाइड बाय स्पीड कितना है? नहीं नहीं नहीं, स्पीड तो निकालनी पड़ेगी यार। एक काम करो ना, ये भी तरीका सही है, स्पीड अलग कर दो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड का फॉर्मूला है क्या? म्यू बाय सी, सॉरी सी बाय म्यू। बोलो तो सी की वैल्यू कितने हैं? 3 टेन टू द पावर 8 डिवाइड बाय 3 टेन टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है, ये स्पीड है। तो स्लैब में इतनी स्पीड से हमारी लाइट ट्रेवल कर रही है, कितने से? 10 टू द पावर 8 से। अब जब स्लैब में से ट्रेवल करके गई, जैसे आपको वैसे मालूम है कि लाइट जो है वैसे जाएगी, कुछ इस तरीके से ना, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो ये है। डिस्टेंस ट्रेवल तो ये नहीं है। अच्छा अगर मान लीजिए लाइट ऐसे गई तो इसका रिफ्रैक्शन ही नहीं हुआ, तो डिस्टेंस ट्रेवल सीधा 4 नहीं हो जाता? और 4 अपॉन में कितना होता? 10 टू द पावर 8। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करा तुम्हारा। चलो कन्वर्ट कर लो। कितना? ये मैच कर रहा है? कैसे? देखिए कितना, ये टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? 4 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर 8 10 सेकेंड, -8 तो होगा। हाँ तो यहां लिख तो रहे हैं। अच्छा ये मिलीमीटर 10 टू द पावर -3 -11, ये कैसे आंसर आ गया? यानी कि लाइट सीधा ट्रेवल कर रही है। ये तुक्के में आ गया यार। नहीं एक्चुअली ये मतलब नहीं है कि आ गया, मतलब इससे क्या लॉजिक है कि आ ही गया। तो एक्चुअली तुम्हें आंसर पता नहीं ना। पता क्यों नहीं? क्योंकि फाइनल वाले दिन कौन सा क्वेश्चन आएगा। रीजन है इसका, अगर ये एंगल पे गया होता तो एक्चुअल में इसका डिस्टेंस नहीं, ऑप्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट होता है, जो कि म्यू टाइम्स ऑफ थिकनेस होता है। अब चूंकि ये सीखना नहीं चाहते तो हम छोड़ देते हैं, इसका आंसर मान लेते हैं ऑप्शन ए ही है। मैं आपको बता, मतलब आप समझो ना मैं क्या कह रहा हूं। अगर ये लाइट ऐसे की जगह ऐसे जाती तो क्या होता? तो क्या ये डिस्टेंस थिकनेस के स्लैब के बराबर होता? नहीं ना, वो ऑप्टिकल डिस्टेंस के बराबर होता, जो कि होता है म्यू टाइम्स दी थिकनेस। तो ध्यान रखेंगे, अगर ऐसे आंसर ना आ रहा हो तो डिस्टेंस को क्या कर लोगे? म्यू टाइम्स ऑफ थिकनेस के बराबर। समझ में आया क्या? तो डिस्टेंस विल बी व्हाट? म्यू टाइम्स ऑफ थिकनेस। क्योंकि आपको तो पता ही नहीं ना कि आंसर, अभी तो नहीं पता ना सही है गलत है, तो मैं बोल रहा हूं ठीक है ऑप्शन तो ये तो सही आ गया, बट ए ही सही आंसर है इसलिए वो नहीं कह सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन में शायद थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना चाहिए था मुझे, इसे मेंशन करना चाहिए कि वो परपेंडिकुलरली फॉल करे, इस प्रकार से सवाल बनना चाहिए। ओके जी, अगला क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 20। बताइए, ये तो क्लास का क्वेश्चन है बट ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में डाला हुआ देख रहे हो। पढ़ रखा तुम लोगों ने क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन था याद करो। कि भाई वो जो एक ऑब्जेक्ट है यहां पे जो पड़ा हुआ है, ये बल्ब है यहां पे, इससे रे ऑफ लाइट ऐसे निकल रही होंगी बेटा, बोलो हाँ। जब रे ऑफ लाइट ऐसे निकल रही है, हम कह रहे हैं कि हमें लाइट बाहर दिखनी ही नहीं चाहिए, तो इसे ढक दूं तो कितने एरिया का या कितने डायमीटर का ये डिस्क काटूं ताकि लाइट बाहर आए ही ना, बल्ब विजिबल हो ही ना। तो अगर आपको याद हो, इसके रेडियस का फॉर्मूला मैंने डिराइव करवाया था और आपको सीटीएम लिखवाया था,
और फॉर्मूला था डेप्थ डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला था। रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पोर्शन आउट ऑफ विच रे ऑफ लाइट इज कमिंग आउट, याद करो ये फॉर्मूला था। अब ये जो डी है वो इधर रखा कितना हमारे पास √7, और जो म्यू है वो कितना है हमारे पास। तो अगर मैं डायमीटर की सीधा बात करूं कि डायमीटर कितना है, तो ट्वाइस ऑफ आर हो जाएगा, यानी कि 2d अपॉन में कितना आ गया अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, यानी 2 इंटू डी की वैल्यू रूट, आई एम सॉरी दिस डी इज अ डेप्थ हियर, हाँ तो √7 ही है, ठीक है बिल्कुल, डिवाइडेड बाय कितना हो गया बच्चों अंडर रूट 16/9 माइनस 1, सही है क्या, बोलो यार सही कर रहा हूं। तो कितना आ जाएगा 2√7 डिवाइडेड बाय, ये आ गया 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना होता है 7, तो √7 तो ये हो गया, और 3 ये हो गया, तो 3 ऊपर चला गया, सही है ना, √7 से √7 काटे कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया, 6 मीटर आ गया, यानी ऑप्शन डी मेरा सही जवाब है। दिस शुड बी रिटन एज कैपिटल डी, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, दिस इज कैपिटल डी, तो डायमीटर जो है वो कैपिटल डी है। सेम क्वेश्चन जे वाला, हाँ इजी क्वेश्चन था ये तो। हटा दूं, एक क्वेश्चन और लास्ट कर लेते, फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, कल की क्लास सेम टाइमिंग पे है ना। ये तो इजी क्वेश्चन है, दो लेंसेज हैं, एक की पावर कितनी है -15, एक की वैल्यू कितनी है +5, इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, तो नेट जो पावर हो गई बच्चों, नेट पावर होगी -15 + 5 यानी कि -10 डायोप्टर। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 100 अपॉन में P, 100 अपॉन में P, या गलत तो नहीं बोल रहा, P का फॉर्मूला 1 अपॉन में F था, लेकिन दिस शुड बी इन मीटर, बट हियर ऑल दी फोकल लेंथ्स आर गिवन इन सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P का फॉर्मूला हो जाएगा 100 अपॉन में F इन, तो F इन सेंटीमीटर का फॉर्मूला क्या बन गया 100 डिवाइडेड बाय पावर, ठीक है ना। तो पावर कितनी है यहाँ पे, पावर है -10, कितना हो गया -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये 2021-22 का क्वेश्चन है, पैराग्राफ दे रखा है, और उसके बाद उसके ऊपर 4 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन 2021-22 का ये सवाल है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है ये। सवाल दे रखा है, देयर आर रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे का मतलब साफ है कि इट इज गोइंग फ्रॉम अ डेंसर से रेयर मीडियम। द एंगल ऑफ refraction also increases till the refracted ray grazes along the interference of two media. The angle of incidence for which it happens is called as critical angle. If the angle of incidence is increased further, the ray will not emerge and it will not be reflected back in the denser medium. This phenomenon is called as TIR. We all know this TIR. सवाल क्या पूछा गया, सवाल पूछा गया ray of light travels from a medium into a water at an angle of 18 डिग्री। आप देख रहे हो 18 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है। The refractive index of the medium is more than that of the water. मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वाटर से ज्यादा है, यानी डेंसर से रेयर जा रहा है। एंड द क्रिटिकल एंगल फॉर द इंटरफेस इज 20 डिग्री। क्रिटिकल एंगल कितना है 20 डिग्री। तो अगर क्रिटिकल एंगल 20 डिग्री है, क्रिटिकल एंगल कितना है 20 डिग्री है, और आप कितने डिग्री पे इंसिडेंट हो रहे हो 18 पे, तो आपका TIR तो होने वाला नहीं है, आपका रिफ्रैक्शन ही होने वाला है। और जब भी डेंसर से रेयरर में जाओगे तो क्या होगा, इट विल मूव। तो अगर आप इसको देखें अगर डायग्राम को, तो इसमें अब ये तो जा रहा है, ये ठीक लग रहा है मुझे। इसमें तो भैया इन्होंने बोल दिया कि सब TIR तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, इसमें टुवर्ड्स नॉर्मल नहीं हो सकता, इसमें ग्रेस क्रिटिकल एंगल, अगर ये 20 होता तो क्रिटिकल एंगल होता, यानी ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है। कितना इजी सवाल बनाया हुआ है ये, बोलो यार। अगला जो सवाल आ रहा है, आप देख रहे हो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कितनी ही बार क्लास में कर लिया होगा। इसमें रखा है देयर इज अ पॉइंट सोर्स ऑफ अ लाइट प्लेस एट द बॉटम ऑफ अ
टैंक फिल्ड विद द water of refracting index mu, the area of the surface of water through which light is, क्या लाइव नहीं हुआ? थोड़ा जल्दी नहीं बताया तुम? तो नीचे क्या मैम को नहीं पता चला? अच्छा, मैम को लगा सर क्लास में। तो जो गाइस जो ऑनलाइन है, मैं क्लास शुरू कर रहा हूं यहां से। चल गाइस, तुम लोग क्यों बकवास कर रहे हो? तो सवाल देख रहे हो कितना क्यूट सा है, इसकी जैसा। ये बोल रहा है कि एक पॉइंट सोर्स है जो डेप्थ डी पे है। उसने बोला है कि बताओ कितने एरिया से लाइट इमर्ज होकर बाहर आएगी। ये कल क्लास में क्वेश्चन कराया था। क्या था कि क्या डिस्क का एरिया रखूं कि लाइट बाहर ना आए। कितने एरिया से लाइट बाहर आएगी, वो एरिया ये होगा क्या? बोलो। इसका रेडियस आर था और आर का मैंने आपको सीटीएम याद कराया था, डी अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, वेयर म्यूज आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड द डेंसर मीडियम। दिस इज डेंसर मीडियम। आपको एरिया निकालना है तो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। एरिया के लिए तो एक ही पाई आर स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू हो गया डी स्क्वायर अपॉन में म्यू स्क्वायर माइनस 1। दैट मेक्स ऑप्शन बी करेक्ट। सिंपल है क्या नहीं दीदी? सही है बेटा। अगला क्वेश्चन करें, एमसीक्यू। अगला सवाल पूछा गया है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया विद रिस्पेक्ट टू एयर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल इज मैक्सिमम। गाइस, साइन सी का फॉर्मूला 1 अपॉन में म्यू होता है। सही है कि नहीं है? अब याद करो, मैंने आपको क्लास में एक दिन बताया था कि जो ग्लास होता है हमारे पास, जो हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बार बार 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला बोल देते हैं, उसके अलावा भी एक और ग्लास होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 होता है। तो कोई बताए, कभी पढ़ा था क्या कि क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास दो प्रकार के ग्लास होते हैं, जिनमें से क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1. ये देखो 1.7 भी आ गया, 1.5 भी आ गया। चलो, कहीं लिखवाया था क्या क्लास में? कभी कहीं लिखवाया था क्या? क्राउन ग्लास इज 1.5, फ्लिंट ग्लास इज 1. वाटर इज 1.33 एंड डायमंड इज 2.42। याद आया क्या? These all are what? These all are the refractive indexes of different mediums. ग्लास भी दो प्रकार के होते हैं। कई बच्चों ने पहली बार सुना होगा शायद, लेकिन साहब मैंने तो क्लास में पढ़ाया भी आप लोगों को कि दो प्रकार के होते हैं, क्राउन और फ्लिंट। जो हम पढ़ रहे हैं वो हमेशा क्राउन है, जो दूसरा है वो फ्लिंट है, उसका 1.7 होता है। अब साइन सी का फॉर्मूला 1 अपॉन में म्यू होता है, जिसका म्यू सबसे कम होगा उसके लिए साइन सी सबसे ज्यादा होगा, और जब साइन सी सबसे ज्यादा होगा तो सी भी सबसे ज्यादा होगा। तो साइन ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपने थीटा के साथ 90 डिग्री तक। थीटा बढ़ेगा साइन बढ़ेगा, सिंपल सा रूल है। तो अगर म्यू की बात करें तो म्यू इज मिनिमम फॉर व्हाट? वाटर। म्यू मिनिमम फॉर वाटर, म्यू मिनिमम फॉर वाटर, यानी कि सी इज मैक्सिमम फॉर वाटर। और मैं आपको याद दिला दूं, शायद आपने पढ़ा हो, इसका एंगल कुछ 43 डिग्री के आसपास आता था, सॉरी 48 के आसपास। खैर चलो, कैलकुलेशन तो समझ में आ गई है मेरे ख्याल से। तो उस क्वेश्चन का जवाब क्या आया? इसका आंसर क्या आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एज मिनिमम फॉर वाटर, क्रिटिकल एंगल विल बी मैक्सिमम। आई होप इट इज ऑल क्लियर। बोलो बेटा, सही है क्या? अगला सवाल, द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ पेयर ऑफ अ मीडियम ऑफ ए एंड बी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 and 1 रिस्पेक्टिवली। अब मान लीजिए ये पेयर ऑफ मीडियम है और हमें क्रिटिकल एंगल बताना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और ये 1 है। तो ये मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 नीचे वाला है और ये 1 वाला है, तो रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, बोलो, डेंसर से रेयर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, आई ए आर ए। अच्छा, मुझे मालूम है साइन सी का फॉर्मूला 1 अपॉन में म्यू होता है, और शायद कल की ही तो क्लास है
जब ये पिछली क्लास में बात तो हो रही थी हमारी कि जो म्यू होता है ये किसका होता है, ये डेंसर मीडियम का होता है विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम का होता है विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, तो डेंसर मीडियम डिवाइड बाय रेयरर मीडियम ऊपर चला जाएगा, बोलो हाँ, यानी ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो साइन सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, यानी कि सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, यानी आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन बी। मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं, ये जो अब शुरू करें, ये तो 2021-22 के तो ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में आते हैं, तो एमसीक्यू को ये सोचकर मत बिल्कुल भी चलो कि मुश्किल आएगा, अब तो जेई का भी आसान लगने लग रहा है, तो वो इसका भी इजी आ रहा है अब तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन कर लें, इसी का एक और पार्ट बचा हुआ है, अगला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 इसका लिखा था, क्रिटिकल एंगल ऑफ पेयर ऑफ अ मीडियम एंड एयर इज 30 डिग्री, द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, साइन सी का फॉर्मूला 1 में म्यू, म्यू इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डेंसर मीडियम इज रेयर मीडियम, यानी सी अपॉन में वी, यानी कि वी अपॉन में सी, तो वी का वैल्यू कितना आ गया C into sin C. Now you need to understand this should be written as IC. IC बोले तो critical angle. This is what? The speed of light. This is the difference. अबे बोलो 3 टन बार रेट हो गया, sin IC, IC की वैल्यू कितनी है, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी है 30, sin 30 कितना होता है 1/2, यानी कि 1.5 into 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, बोलो तो सही, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बोलो इजी है कि नहीं है? तो फिर अगला क्वेश्चन अपने आप करेंगे, करवाऊं क्या, इसे हटा दूं, कोई नोट करना चाह रहा है क्या? नहीं हटाएं, चलें, आपके पास लास्ट क्लास का पीडीएफ आ गया था, इसका भी आ जाएगा, डोंट वरी, पढ़िए। सवाल पढ़िए। हाँ जी बेटा, क्या लिखा सवाल? इसमें लिखा विंडो इज प्रोवाइडेड इन द मिडल ऑफ अ वॉल, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट वॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ d using a lens. If the window and its image are of the same size, then the focal length of the lens used is. जब आप ऑप्टिकल बेंच का प्रैक्टिकल करते हो ना, तो रफ फोकल लेंथ निकालते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, किसी खिड़की में से रोशनी आ रही होती है, तो उसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और उसकी दीवार पे इमेज बनाते हैं। किसी ने किया कभी ऐसा? क्या फिजिक्स के लैब में ऐसा करते थे? तो वो यही कह रहा है कि हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट की एक शार्प इमेज वॉल पे बना दी, सेम साइज की बना दी, ये इंपॉर्टेंट है। अगर सेम साइज की बना दी, कुछ लिखा है क्या, इफ द विंडो एंड इट्स साइज, इफ द विंडो एंड इट्स इमेज आर ऑफ, अगर ये सेम साइज की है, इसका मतलब साफ है कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन को, यानी कि 2f की बात कर रहा होगा। अगर मान लीजिए कोई कन्वेक्स लेंस है बच्चों, और कन्वेक्स लेंस के ये f है और ये 2f है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां रखूं तो इसकी इमेज कहां बनेगी, इसकी इमेज 2f पे ही यहां बन जाएगी, ये तो हमने बेसिक पढ़ा है। अब ये कितनी दूर है यहां से, यहां ये d डिस्टेंस की दूरी पे है, यानी 2f की वैल्यू किसके बराबर है, d के बराबर है, तो f की वैल्यू किसके बराबर है, d/2 के बराबर है। ऑप्शन क्या है इसका भी, साला सबका भी आ रहा है, क्या हो रहा है ये, d/2 सही है क्या ये? उससे क्या फर्क पड़ेगा, सिंबल ना, सिंबॉलिक है, कन्वेंशन होने लगाएंगे। चलें आगे।
अगला क्वेश्चन पढ़ो। ये तो पढ़ा रखा है क्लास में। एक कोई ग्लास ले लिया, उसको किसी ऐसे लिक्विड में डाल दिया कि डालते हुए इनविजिबल हो गया। पढ़ाया था कि पानी के अंदर पानी का लेंस गायब हो जाएगा। तो एक ऐसा मटेरियल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1 पॉइंट, उसे अगर ऐसे लिक्विड में डाल दूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1 पॉइंट, गायब हो जाएगा। सही है। अच्छा, इन दिस केस ऑल्सो दिस बाइकन्वेक्स लेंस विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ ग्लास प्लेट। बाइकन्वेक्स लेंस कैसा बिहेव करेगा? बाइकन्वेक्स लेंस स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ एज अ ग्लास प्लेट। पढ़ो बेटा क्या लिखा है। कौन सा ऑप्शन हुआ? ये भी है। इसने बोला कि एक बाई कनकेव लेंस है, उस लेंस को बीच में से काट दिया। ऐसी बात पहले भी हुई है क्लास में। जब एक लेंस को वर्टिकली दो पार्ट्स में काटा जाता है तो उसकी फोकल लेंथ दुगनी हो जाती है, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो चाहे कनकेव लेंस है। अच्छा, वर्टिकली अगर मैंने इसी लेंस को ऐसे काटा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। Whenever a lens is cut into two equal parts vertically, its focal length doubles. यानी power reduces to half because focal length is inversely proportional to power. ऑप्शन कौन सा लगा रहे हो? बी। ऑप्शन बी आंसर आ गया। मतलब इसे प्रूव करने की जरूरत तो नहीं है। प्रूफ करने की जरूरत है क्या? किसी भी लेंस को बीच में से काटोगे उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। पढ़ जी। ठीक है ठीक है ठीक है, बस रुक जा। पढ़ो। अ ग्लास प्रिज्म, फॉर अ ग्लास प्रिज्म द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी स्मॉलेस्ट फॉर द लाइट ऑफ। मिनिमम डेविएशन डेल का फॉर्मूला म्यू -1 इंटू ए। म्यू का फॉर्मूला इनवर्स प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इन डेल इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। बोलो। अभी अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर दो एक्सट्रीम कलर्स हैं, एक है रेड और एक है ब्लू। इन्हीं में से बात हो सकती है, तो ये दोनों तो बीच वाले कलर्स हो गए हैं। तो अगर मैं रेड की बात करूं तो रेड का वेवलेंथ सबसे, डेविएशन सबसे, मिनिमम डेविएशन इज मिनिमम फॉर व्हाट? फॉर ऑप्शन कौन सा लगा? अगला असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़िएगा। लिखा है कन्वेक्स मिरर कैन नॉट फॉर्म अ रियल इमेज। ट्रू। कन्वेक्स कैसा होता है? कन्वेक्स ऐसा होता है मिरर। बोलो, क्या ये रियल इमेज बनाता है? यहां पे फॉर एग्जांपल इसका एफ है, यहां पे कहीं भी रख लो, चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं रखा हुआ है, तो रे ऑफ लाइट ऐसे गई, ऐसे पास कर गई, याद आ रहा है? ये ऐसे चली जाएगी। कोई रे ऐसे गई, ऐसे चली गई। बोलो, तो ये वर्चुअली यहां मीट करी, तो यहां पे एक इमेज बना रही है। ये कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल बन रही है, थोड़ी सी छोटी भी बन रही है। बोलो यार, तो कन्वेक्स कभी भी बड़ी इमेज तो बनाता ही नहीं है, रियल तो बनाता नहीं है, वर्चुअल इमेज बनाता है। हाँ ठीक है। रीजन क्या लिखा है? रीजन क्या लिखा है? रीजन लिखा है कन्वेक्स मिरर कन्वर्जेस पैरेलल रेज दैट आर इंसिडेंट ऑन इट। तो बकवास, सॉरी गलत है। कन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर। जो भी रे ऑफ लाइट कन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट होगी वो कंसंट्रेट करेगी या डाइवर्ट, फैलेगी? फैलेगी। कन्वेक्स लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, कन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर। गलत स्टेटमेंट है, असर्शन ट्रू है, रीजन तो है ही गलत। ऑप्शन सी लगा दो। क्या मुश्किल थोड़ी ना है? तुमने थ्योरी पढ़ी हुई है, तुमने बुकलेट पढ़ी हुई है,
तुमने एमसीक्यूज कर लिए हैं, बहुत कुछ कर लिया है, ये तो इजी लग रहे हैं, उसको जिसने वो कर लिया पिछला वाला पढ़िएगा। असर्शन रीजन पे बेस्ड क्वेश्चन है, 2020-21 का आया हुआ है। दीदी आप बताएंगे इसका जवाब। कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर कैन नॉट बी यूज्ड इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल सेटिंग्स। 30 सेंटीमीटर के फोकल लेंथ के कन्वेक्स लेंस को मैं माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल नहीं कर सकता। 30 सेंटीमीटर इज ए ह्यूज फोकल लेंथ एक्चुअली। और अगर आपको याद हो तो सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट in which is a convex lens of a shorter focal length is used. 30 सेंटीमीटर वो लेंस है जिसकी फोकल लेंथ काफी ज्यादा है, तो मैग्नीफाइंग पावर बहुत कम हो जाती होगी। किसी को फॉर्मूला याद है? 1+d/FE? नहीं याद आ रहा। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज व्हाट? 1+d/FE। फोकल लेंथ बहुत ज्यादा, मैग्नीफाइंग बहुत कम, बेकार हो गया। अच्छा, ये जो केस है ये डिस्टिंक्ट डिवीजन की सेटिंग है। नॉर्मल सेटिंग में फॉर्मूला क्या हो गया? d/FE। दोनों केस इसमें भी बात कर लो भाई, ज्यादा है, कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, सॉरी गलत बोल गया, 0.9 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के आसपास है, तो 30 से बहुत ज्यादा है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, तो कन्वेक्स लेंस जो है उन्होंने बोल दिया कि भाई वो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि मैग्नीफाइंग पावर बहुत स्मॉल हो जाती है, तो प्रॉब्लम है। रीजन में लिखा है नॉर्मल सेटिंग द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप इज d/FE। ठीक ही लग रहा भाई, और इसी के हिसाब से आप एक्सप्लेन भी कर रहे हो, तो असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन इसकी एक्सप्लेनेशन सही तो है। एक मिनट, ये कौन सी सेटिंग है? नॉर्मल? हाँ नॉर्मल सेटिंग है। नॉर्मल सेटिंग में होता है, हाँ होता है, ठीक है। बी नहीं, ए सही नहीं लग रहा बेटा, बोलो यार, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो थे रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन थे। वेव के शुरू करते हैं इसके बाद, ठीक है ना? यहां से इसको पॉज कर लेते हैं और वेव शुरू करते हैं।